अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टोटल मोल NaOH है यहाँ पे कितना यूज हो रहा है 2 × 10⁻⁻⁻⁻⁻, और यहाँ पे कितना यूज हुआ x प्लस x कर देंगे 20 - 2x + x। ये आगे बच्चों 20 माइनस क्या आपका x, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 16 मोल, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 16। तो यहां से सॉल्व जब आप करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 आ गया तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आपका 4, और ये कितना 6। अब परसेंटेज निकाल ले यहाँ पे HCl का कितना हो जाएगा 4/10 इंटू क्या 100। समझ में आया है बच्चों? बच्चों समझ में आया आपको? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चों को समझ में आ गया? जब भी परसेंट कंपोजिशन ऑफ सैंपल का प्रॉब्लम रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी दिमाग लगा के बेटा, कुछ भी करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकाल लो, इंडिविजुअल मोल या वेट कुछ भी करके। यहां हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों का मोल दिया था 10, एक का हमने x लिया, दूसरे का 10 - x। बोला कि इसका रिएक्शन NaOH से जब करा रहे हैं तो 16 मोल यूज हो रहा है कंप्लीट सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में। तो एक बार HCl से करवा दिए और एक बार NaOH से करा दिए H2SO4 से। तो यहाँ पे x मोल रिक्वायर्ड हुआ, यहाँ पे 2 × 10 - x, दोनों को ऐड कर दी तो इक्वल टू 16 कर दी, तो x का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू 4 आ गया तो ऑटोमेटिक ये 6 आ गया, तो परसेंटेज फिर निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको कुछ रिएक्शन में बताता हूँ, इन रिएक्शंस को याद रखिएगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने बहुत इजी होगा आपको। ठीक है बच्चों, ध्यान से जरा सुनना, इनका यूज हो चुका है पहले भी बहुत बार एग्जाम में, और आप पहले भी आप भी किए होंगे पढ़ते वक्त, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बच्चों ध्यान से देखना, कार्बोनेट क्या होता है CO3 - 2। एक्चुअली बनता कैसे है, तो हमने बताया ना आपको कि किसी भी ईक एसिड से सारे हाइड्रोजन आप निकाल लोगे तो वहां से ईक हटेगा, ठीक है, और 8 का यूज करेंगे। तो चूंकि कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को आप निकालते हैं जब, तो बनता है CO3 - 2, इसी का नाम पड़ा बच्चों कार्बोनेट। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, हाइब्रिडेशन होता है sp2 ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सारा केस कंडीशन आ गया, और अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब आगे बात जरा सुनिएगा, बाइकार्बोनेट होता है HCO3-। बच्चों ध्यान रखना कि सबसे पहले एक बात बता दे, हीटिंग इफेक्ट में बताने जा रहा हूं तो याद रखिएगा कि ग्रुप 1 का जो भी कार्बोनेट होता है वो थर्मली स्टेबल होता है, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर, मतलब Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ये सारे कैसे हैं थर्मली स्टेबल। अगर इनको हीट करोगे ना तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये टूटेगा नहीं, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल रहता है बच्चों ये, मतलब कि आप कितना भी इसको हीट करो ये डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये थर्मली स्टेबल है, नो रिएक्शन। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है बच्चों दूसरा कंडीशन, देखो दूसरा कंडीशन ये है, ये Ag2CO3 ऐसा कार्बोनेट है जिसको हीट करने पे डायरेक्ट मेटल मिलता है। ये IIT में एक बार आ चुका है, 4 ऑप्शन था, बोला तो बताइए ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जिसको हीट करने पे डायरेक्ट मेटल रिलीज होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 - 2। अब ग्रुप 1 का कार्बोनेट लिथियम को छोड़कर सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट जो भी है, कितना भी हीट करो यहां से प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टूटेगा जब तक नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और इनमें डिसोसिएशन संभव नहीं, बिकॉज दिस इज थर्मली स्टेबल, है ना। सो यहां से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब ये जो सिल्वर का कार्बोनेट है
और मर्क्यूरी का कार्बोनेट HgCO3। ये दो ऐसे कार्बोनेट है जिनको हीट करने पे डायरेक्ट मेटल रिलीज होता है, साथ में CO2 और हाफ O2। यहाँ भी CO2 और हाफ O2। ओके बच्चों, तो ये चीज याद रखिएगा। ये दो कार्बोनेट ऐसे हैं, पूरे पूरे जितने भी कार्बोनेट उसमें तो दो ऐसा है जो डायरेक्ट मेटल रिलीज करता है। ठीक है। तीसरा टाइप का कार्बोनेट है बच्चों कि हीट अगर करोगे, रिमेनिंग ऑल गिव्स मेटल ऑक्साइड और प्लस CO2। बस कोई भी, जैसे देखो लिथियम कार्बोनेट लिए Li2CO3। अब चूंकि लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप पे होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, सो ये उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करता है। जब हीट करेंगे तो बनेगा Li2O प्लस CO2, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बस अब जैसे MgCO3 हीट करने क्या बनेगा, MgO प्लस CO2, ZnCO3, रिमेनिंग ऑल गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैं लिखा उनको छोड़कर ये क्या देगा, ZnO प्लस CO2। अगर दिया PbCO3, ये क्या देगा बच्चों, ये भी देगा आपको PbO प्लस क्या, क्लियर है बच्चों? आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रिएक्शन जो है, इसमें याद रखो कि ग्रुप 1 का कोई भी कार्बोनेट है उसको हीट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, बिकॉज दिस इज थर्मली स्टेबल। ये दो ऐसे कार्बोनेट है जिनको हीट करने पे डायरेक्ट मेटल मिलता है। इसके अलावा जो भी कार्बोनेट है उनको अगर आप हीट करोगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? किसी का भी आप लिख लेंगे, जैसे देखो CaCO3 हम लोग लिखते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे ना तो क्या देगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा, CO2। क्लियर है? इसी तरीके से ये रिएक्शन लिखिएगा। तो कार्बोनेट का रिएक्शन आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूं बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट में कोई अलग रूल नहीं होता, सबके लिए सेम रूल कि ऑल बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट H2O और प्लस CO2। ये चीज याद रखो, कोई भी बाइकार्बोनेट है तो जिस मेटल का, जिस एलिमेंट का बाइकार्बोनेट होगा, हीट करने पे उसी का कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में H2O और साथ में CO2। बस जैसे एग्जांपल में देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखो मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों के यहाँ बताता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे उन सब में इसका यूज होता है, इसलिए। ठीक है, सोडियम बाइका, मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े डिफरेंट है बच्चों। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं बहुत परेशानी झेला हूं जब मैं पढ़ता था। एक्चुअली ये सब जब आ जाता था रिएक्शन तो कुछ समझ में नहीं। अब जैसे मान लो 11th का बच्चा है, उसको, आप तो अभी 12th पास, 12th एकदम एंड पे हो, मान लो कोई 11th का बच्चा, उसको मैं मोल पढ़ा रहा हूँ, उसको ये रिएक्शन पता ही नहीं है, तो कैसे लिखेगा बताओ? कहाँ से सीखेगा केमिस्ट्री? तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हीट करते हैं अगर इसको, तो जितना भी बाइकार्बोनेट है, हमने क्या बोला, कार्बोनेट देगा, तो ये क्या देगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और अगर आप उससे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए ना, तो पूरी इनऑर्गेनिक की जो कंपाउंड है ना, वो सब वहां पढ़ा देता हूँ। याद करने का तरीका, हाइपो का, पायरो का रूल बताता हूँ, सबका रूल बना के रखा हूँ, सबका ट्रिक बना के रखा हूँ, कभी भूलोगे नहीं। हाइपो वर्ड कहाँ यूज करेंगे, पायरो कहाँ यूज करेंगे, थायो कहाँ यूज करेंगे, है ना, समझ रहे हो? तो इक कहाँ यूज करेंगे, अस कहाँ यूज करेंगे, सारे सारे, यस 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 यस, एकदम टेक्निक बना के रखा हूं। और मतलब कोटा में कैसा, हम लोग कोटा पैटर्न पे मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में पूरा इनऑर्गेनिक का 70% पढ़ा दिया जाता है, खास करके पी ब्लॉक का। अगर मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा ना, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस VBT के बाद में लेता हूँ 4-5, उसमें 4-5 क्लास में पूरी पूरी निपट जाएगी आपकी इनऑर्गेनिक। मतलब पूरा पी ब्लॉक आप पूरा सॉल्व कर सकते हो बिना कोई टेंशन का। ठीक है, अब ये देखो, यहां से ये मिल गया बच्चों, उसके बाद CaHCO3 होल ट्वाइस है, इसको अब हीट करते हो। ठीक है, तो यहां से देखो, हमने क्या बोला, इसमें कोई अलग रूल नहीं, इसमें सब एक समान। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसे हीट करेंगे क्या बनेगा, ये CaCO3 बना दो, CO2 बना दो और H2O बना दो। सेम यहां भी H2O
और CO2। देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बैलेंस है, कैल्शियम एक ही कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर चला गया, 2 कार्बन एक कार्बन है एक कार्बन है, 6 ऑक्सीजन 3 2 5 और 1 6। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ गया बच्चों? अभी तक आपको मैंने कितने बात बताए? 4। नंबर 1, लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के ग्रुप 1 में जितने भी कार्बोनेट हैं हीट करने पे टूटेंगे नहीं। नंबर 2, सिल्वर और मर्क्यूरी का जो कार्बोनेट है हीट करने पे डायरेक्ट मेटल देगा। उसके अलावा जो भी कार्बोनेट है टूटने पे मेटल ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। बाइकार्बोनेट में एक ही रूल, जिस भी एलिमेंट का बाइकार्बोनेट है उसका कार्बोनेट बना दो और फिर H2 और CO2 लगा दो, बस मेरे लाल बाल गोपाल। समझ गए? तब जरा आगे बढ़ता हूं मैं। कंडीशन देखो, कंडीशन अब मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो सर सोच रहे हो सर क्यों बताए, तो उसके पहले एक और रिएक्शन बता देता हूं जरा कि NaCl अगर कहीं दिख जाए, इसको हीट करोगे, यहां भी नो इफेक्ट, यहां भी कुछ नहीं मिलता। एक और है बच्चों की MgNO3 होल ट्वाइस, हीट कर दिए, MgO प्लस NO2 और प्लस O2। अब देखो मोल कंसेप्ट में इससे ज्यादा रिएक्शन यूज नहीं होता। अब देखिए, अब जो पढ़ने का मजा मिलेगा आपको अलग मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता है कैसे हो रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, इसी के वजह से क्वेश्चन फिर गलत लगता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों, जरा क्वेश्चन देखो, जलवा क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ दिखा रहा हूँ अभी, गौर से सुनिएगा, देखिएगा और बताइएगा सर कैसे सॉल्व इसको करें, कि आपको ही बताना है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अभी जैसे बच्चों कंडीशन देखिए, जैसे बोल रहा है प्रॉब्लम, एक सैंपल है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, बहुत कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा इसीलिए, ठीक है। बस मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब बाद में सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है कि 184 ग्राम यहाँ पे मिक्सचर है, 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3, ठीक है। If 8 liter of CO2 is obtained at STP, okay, then calculate mass percentage of CaCO3 and MgCO3। बच्चों अब देखो इस प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे मैं बताता हूं, गौर से जरा देखना। कैसे देखोगे? गौर से। माय डियर स्टूडेंट, टोटल वेट यहां दे रखा है 184 ग्राम, ओके। और वेट ऑफ CaCO3 मान लो अगर हमने ले लिया कितना, x। अब खुद ही देखो, वेट ऑफ CaCO3 और प्लस वेट ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू कितना है, 184। अगर CaCO3 x है तो वेट जो MgCO3 का है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 184 माइनस क्या आपका x। समझ गए? तो ये चीज है आपका वेट किसका, MgCO3 का। इस तरीके से लिख दिए, पहले तो ये काम कर दिया। अब मेरी बात को जरा सुनिए कि इसको हम लोग ना हीट कर रहे हैं, हीट, तभी तो CO2 मिल रहा होगा। अब देखिए ये कार्बोनेट है MgCO3, बताए थे ना कि ग्रुप 2 या कोई भी कार्बोनेट हो, ग्रुप 1 और Ag2CO3 और HgCO3 छोड़कर सब क्या देते हैं, ऑक्साइड देगा और साथ में CO2, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को जरा सुनिए, इसका n मोल, इसका n, और ये कितना देगा, n देगा। अब इसका मोल क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, इसका जो मोल। आपने इसका वेट कितना अज्यूम कर रखा है बच्चों, इसका वेट आपने अज्यूम किया 184 माइनस एक्स, गिवन वेट 184 माइनस एक्स डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, 24 प्लस 12 प्लस 48, तो 60 और 24 84, 184 माइनस एक्स बाय 84, दिस इज मोल ऑफ दिस, और n का वैल्यू आ गया। तो यहां से CO2 कितना बन रहा है बच्चों, 184 माइनस एक्स बाय क्या आपका 84 मोल CO2 obtained from this reaction। एंड बच्चों ये जो हमारा CaCO3 है मासूम सा, ये भी हीट करने पे टूटेगा किसमें, CaO और CO2 में। तो यहां भी देखो 1:1:1, तो n पे n, और ये भी क्या n, और आपको पता है ना इसका वेट हमने कितना अज्यूम किया x, और इसका मोलर मास क्या होता है 100। n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों
x अपॉन 100, तो मतलब CO2 यहां से कितना बन रहा है, x अपॉन क्या आपका 100। अब बच्चों ध्यान से सुनो, जो CO2 यहां से ऑब्टेन हो रहा है और यहां से ऑब्टेन हो रहा है, उन दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना है, 8 लीटर है, वो भी कहां पे, STP पे। तो अगर मोल टोटल निकाले किसका, CO2 का STP में, क्या होगा, 8/22.4 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, हो जाएगा। और ये जो CO2 हमने यहाँ लिखा है वो MgCO3 का भी CO2 है और CaCO3 का भी CO2 है। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों। अब इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं कि मोल ऑफ CO2 फ्रॉम MgCO3 प्लस मोल ऑफ CO2 फ्रॉम CaCO3 इज इक्वल टू 8/22.4 कर दिया हमने। अब इसका मोल हमने कितना कैलकुलेट किया, देखिए यहां से जरा, 184 माइनस एक्स बाई 84 यहाँ रख दिए, 184 माइनस एक्स बाय क्या आपका 84, और यहाँ पे बच्चों x बाय 84 इज इक्वल टू 8/22.4। देखो ये मेरा खुद का प्रिपेयर किया हुआ प्रॉब्लम है, मतलब मेरा डाटा मैं अपने हिसाब से यहाँ दिया हूँ, इसलिए बहुत इजीली तो सॉल्व नहीं होगा। मैं खुद डर जाता हूँ इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि मैं खुद मतलब अपने से क्वेश्चन लिखा हूँ प्रीवियस IIT से देखे और डाटा अपने हिसाब से यहाँ सेट किया हूँ। अब जरा देखो कंडीशन क्या है कि अब यहां से इस इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अब सीधा परसेंटेज ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू 184 माइनस एक्स बाय 184 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू x बाय 184 माइनस 100 कर 184 इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज किसका आ जाएगा बच्चों, CaCO3 का। समझ में आया? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो, बहुत मेहनत लगा मुझे ये समझाने में। एक बार रिप्लाई कर देंगे, हमें मजा आ जाएगा आपके रिप्लाई को देख के। आपका रिप्लाई हमें एनर्जी देता है बच्चों, और हमें कुछ नहीं देता। आपको मैं बार बार मैं कैसे समझाऊं आप लोग को अपना फीलिंग यार, मैं मतलब बस पढ़ाता हूं अपने मजे के लिए यार, मेरा और कोई ये नहीं है ये वो। आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यार, ये अपना लास्ट टॉपिक था, मोल कंसेप्ट यहाँ फिनिश हो गया। मोल कंसेप्ट देखो, एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा डिफरेंस तो है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एसटीपी में एनटीपी में डिफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, आराम से एनटीपी को एसटीपी समझ के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, बोल रहा है एक सैंपल है, ठीक है, इसमें Na2CO3 है और है बच्चों NaHCO3, ठीक है, जिसका वेट है बच्चों 190 ग्राम, ठीक है। और यहां से इसको जब हीट कर रहे हैं ना ये सैंपल को, तो हमें मिल रहा है 11.2 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी। अब एक बात बताइए, यस टेम्परेचर में डिफरेंस है। आप जब गैस स्टेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एनटीपी में अलग टेम्परेचर और एसटीपी में अलग टेम्परेचर, बट मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बच्चों एसटीपी में सेम कंडीशन लगाओ, एनटीपी में सेम कंडीशन लगाओ। थोड़ा सा जो वॉल्यूम निकाला जाता है ना एनटीपी पे, वो 22.4 से थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन लोग 22.4 लेके ही सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, स्टेट ऑफ मैटर में उसके टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एनटीपी का रियलिटी में एनटीपी कंसीडर करके चलते हैं। बट मोल कंसेप्ट का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें एसटीपी एनटीपी सेम लगा के सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। यहाँ पे एसटीपी में ये दे रहा है। अब देखो बच्चों, अगर कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम चुन के सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे या इसको छोड़ दिए, अरे हम तो दोनों को हीट कर रहे हैं ना बाबू। बताइए, हम तो कंटेनर को हीट कर रहे हैं, तो हीट तो दोनों हो रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब तो दोनों ही कर रहा होगा। लेकिन अब देखो मैंने जो आपको रिएक्शन बताया उसका यूज हम लोग करेंगे कि बाबू ये जो Na2CO3 है ये क्या है, थर्मली स्टेबल, नो रिएक्शन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलेगा मैं तो अमर हूं, है ना, ये क्या है बच्चों, अमर है, समझे। लेकिन अमर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हीट होने पे टूटेगा नहीं, कितना भी हीट कर लो इसको। अब आगे बढ़ेगा, देखो इधर ये जो NaHCO3 है, अगर इसको आप हीट करते हो तो हीट करने पे देखो ये क्या है, बाइकार्बोनेट,
एंड ऑल बाइकार्बोनेट गिव्स क्या आपका कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस क्या आपका H2O, ये 2 टाइम्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मेरे नादान परिंदों, जो भी CO2 यहाँ ऑब्टेन हो रहा है उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन है, NaHCO3 है, क्योंकि ये तो टूट ही नहीं रहा। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक CO2 मिलेगा नहीं, तो यहाँ से CO2 तो मिलने वाला नहीं है, सिर्फ CO2 हमें यहाँ से मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाए जब आपको मैंने रिएक्शन बताया, या मैं कॉन्फिडेंटली आपको तभी समझा पा रहा हूं जब मैंने आपको रिएक्शन बता दिया है, अदरवाइज आप कैसे समझ में आएगा, ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगाएंगे कि 2n पे ये कितना n है ना, अब इसका n कितना हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ। कैसे बोलोगे सर कैसे, भाई क्योंकि ये 11.2 लीटर मिल रहा है एसटीपी पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कितना हो गया 1 मोल किसका NaHCO3 का। अब बच्चों NaHCO3 का मोलर मास निकाल लो, 23 प्लस 1 और प्लस 12 प्लस 60, आगे बच्चों कितना 84, तो गिवन वेट बाय 84 इज इक्वल टू 1, वेट इज इक्वल टू क्या आ गया 84। मतलब बच्चों यहाँ जो 190 ग्राम है उसमें 84 ग्राम प्रेजेंट है NaHCO3 और 104 ग्राम प्रेजेंट है Na2CO3। अब प्यार से लिखेंगे परसेंटेज ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 84 बाय 190 इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 104 बाय 190 इंटू 100। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है, एक इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए मोल कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश तो नहीं होता, लेकिन हम फिनिश करेंगे। बोलोगे सर क्यों, तो बाबू इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। कंसंट्रेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें बताने की जरूरत है क्या, आप खुद ही बताओ यार, उसके वीडियो तो आपके हैं ना, वीडियो देख लीजिए, मैंने ही तो पढ़ाया है। सॉल्यूशन का जब रिवीजन कराए थे तो कंसंट्रेशन बताए थे ना बच्चों, बोलो बच्चों। गिव मी आंसर प्लीज। बच्चों बोलिए बच्चों, कंसंट्रेशन बताना है, वापस बताना है क्या? नो, बहुत बढ़िया, सही है। सुनो, तो मोल कंसेप्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, मोल कंसेप्ट फिनिश हो गया बच्चों। अब देखो आपको होमवर्क दे रहा हूं, सुनो मेरी बात बता रहा हूं, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, बता रहा हूं। होमवर्क दे रहा हूं जो आज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ज्यादा मैं नहीं दूंगा, एकदम कम दूंगा। JEE वालों का होमवर्क देखो, जेई वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे करेंगे प्रीवियस ईयर जेई मेन प्लस जेई एडवांस का सिंगल चॉइस। ये आज क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज मैं कल जो डाउट रहेगा बता दूंगा। और जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे सुनो, नीट वालों, ओ फ्यूचर डॉक्टर सुनो, नीट का होमवर्क है प्रीवियस ईयर नीट एम्स प्लस जेई मेन। ठीक है,
ये आपको सॉल्व करना है, समझ गए? जल्दी से इसको कर लेना आज, ठीक है बच्चों? आज ये होमवर्क कर लेना, क्योंकि मैं अभी तक आपको कुछ नहीं दिया होमवर्क, अब आज नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है? अब ये बताओ, इसके क्वेश्चन हम फॉरवर्ड करें या आप खुद कर लोगे? इसके प्रॉब्लम में फॉरवर्ड कर दूं, इसके प्रॉब्लम में फॉरवर्ड कर लूं या आप खुद ही कर लोगे? गिव मी आंसर प्लीज। अगर आप बोलेंगे यस एमटीजी से करिए, बहुत बढ़िया। अगर आप बोले खुद ही कर लेंगे। जेई वाले बच्चे बताइए, जेई एडवांस का है आपके पास या मैं सेंड कर दूं क्वेश्चन? ठीक है, कर लेना, करो तभी तो फील होगा ना, क्या पढ़े क्या सीखे, सर के पढ़ाने पे इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ी नहीं करना है यार। और आपको पढ़ाया मैं कंटेंट तभी तो बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बोलता आपको एडवांस का सॉल्व करने? और आपसे बनेगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब बच्चों बताओ सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर बताइए, हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रिडॉक्स रिएक्शन है, बताओ कौन सा पढ़ना है आपको? इन दोनों में क्या पढ़ा दूं? एक बात मैं बता रहा हूं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी आता होगा, ठीक है, जो भी आता होगा, लेकिन मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा नया। और एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दूंगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सुनो बच्चों, एक काम करता हूं, एटॉमिक करवाता हूं एंड उसके बाद कराता हूं रिडॉक्स, कैसा रहेगा बोलो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेरे को थोड़ा मन है, क्योंकि एटॉमिक करोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत इसमें क्वेश्चन इजीली बनेंगे, खटाखट खटाखट। एटॉमिक में भी ज्यादा दिन नहीं लगेगा आपको, 3 to 4 डे लगेगा। ठीक है, और एटॉमिक से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा हमको लगता है, क्योंकि एटॉमिक का वेटेज ज्यादा है। बहुत सारी बातें हैं, देखो वहां पे ज्यादा कुछ है नहीं, लास्ट में वुंड्स वगैरह वो सब तो बताएंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन बता देंगे, अगर वो सब काम कर लीजिएगा तो एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट आज ही प्रिपेयर करो, लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड उसका अलग लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उसको याद करो कौन कौन से एक्सेप्शन है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेडियम, प्लेटिनम, है ना, उसके बाद आपका क्रोमियम, और कौन कौन से एक्सेप्शन है उन सभी का लिस्ट। और ये कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आज मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूं, कल की क्लासेस हमारी जो होगी वो अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी बच्चों। और एक बात बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर मिला के नीट में 4, 2 और 2, 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। मतलब ये 3 चैप्टर से आपको 30 मार्क्स होगा। और जेई में 1, 1 और 2, 4, 16 मार्क्स। ठीक है, तो 16 मार्क्स का प्रिपरेशन इस 3 चैप्टर से होगा। और ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका इनऑर्गेनिक भी स्ट्रांग होगा। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा कंसेप्ट आप पढ़ते हो, उन सब में भी केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आप क्यूमिलीन में जाते होंगे या एलिन में जाते होंगे कि वहां पे पोलैरिटी जो वगैरह निकालते, वो सब सारा चीज। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन, सभी को पता होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? प्लेनर। ठीक है, sp कैसा होता है? लीनियर। मैं आपसे पूछता हूं, प्लेनर पे ये कौन सा प्लेन में होगा, या लीनियर में ये कौन से लाइन पे होगा? क्योंकि अपने पास लाइन है एक्स वाई और जेड, अपने पास प्लेन है एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। तो अगर आपसे पूछ दिया कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लेनर, तो किस प्लेन पे है? sp अगर लीनियर तो किस लाइन पे है? ये अगर आप बताएं तो आप जरा मुझे बताओ तो। चलो बताओ तो बच्चों, sp2 जो हाइब्रिडाइज है वो कौन से प्लेन पे जाएगा? पता हो तो बताओ, नहीं पता हो तो नो लिखो, मैं बता दूंगा। लीनियर वाला कौन से लाइन पे जाएगा?
नहीं पता है, चलो मैं बता दो। देखो बच्चों 1s एंड 1p ऑर्बिटल का जब इंटरमिक्सिंग कराएंगे sp हाइब्रिडाइज बनेगा। बच्चों ये नॉन डायरेक्शनल होता है एंड ये क्या होता है आपका डायरेक्शनल। अब एक बात याद रखना, ये तो कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाएगा एक्स वाई जेड, इससे कोई लेना नहीं, इससे डायरेक्शन डिसाइड नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्शनल है। अगर आपने पी एक्स लिया तो कौन से एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एक्स, अगर आपने पी वाई लिया तो वाई का इन्वॉल्वमेंट, और अगर आपने पी जेड लिया तो जेड का इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों अगर आप एस के साथ पी एक्स का यूज करेंगे तो जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा वो x एक्सिस पे जाएगा। अगर s के साथ py का इन्वॉल्वमेंट किए तो ये y एक्सिस पे जाएगा, और s के साथ pz को आपने लिया तो ये z एक्सिस पे जाएगा। जनरली कुछ भी मेंशन अगर ना रहे तो हम लोग z एक्सिस को ही कंसीडर करके चलते हैं, बिकॉज INA हम लोग लेते हैं कौन सा z एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होता है, आप चाहे तो xy कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो सेम ऐसी ही बात उसमें है कि अगर s के साथ px और py का यूज आपने किया तो कौन सा प्लेन बन जाएगा xy। s के साथ py और pz का इंटरमिक्सिंग आपने किया ये बन जाएगा आपका yz प्लेन। अगर s के साथ x और z का आपने यूज किया बच्चों ये हो जाएगा xz प्लेन। समझ में आया, इस तरीके से यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए बताइए जो sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें अगर लोन पेयर को रखना है तो हम किस पोजीशन पे रखेंगे एंड क्यों रखेंगे। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो आपको पता है, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आपको मैं रीजन तक बताऊंगा वाई ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बिना थ्योरी लिखवाए, सारे टाइप के प्रॉब्लम में करा दूंगा। ऑन एवरेज मुझे 5 दिन 6 दिन हर चैप्टर पे चाहिए, ठीक है, और मैं सारा करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज होमवर्क लेकिन प्लीज आप कर लेना, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बच्चों।